कक्षा 9 के जो भी बच्चों का परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र संपन्न हो गए हैं, इन बच्चों के लिए आसानी सुविधा के लिए आसानी के लिए अपन इसको हल करते हैं और हल करने के बाद इनका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, जिसके सालाना में आने वाले प्रश्नों में हमें गलती ना हो और प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाए। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए सही विकल्प का चयन करके लिखना है। वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल का दूसरा नाम है आदिकाल। इस काल के पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद्रवरदायी प्रमुख कवि हैं, इसको याद रखेंगे। कैदी और कोकिला रचना किसकी है? ये सभी बच्चे लगभग लगभग जान रहे होंगे जिन्होंने तैयारी कर ली है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। काव्य के कितने भेद माने गए हैं? काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, ये इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, उसको अच्छे से देख लेंगे। काव्य के दो भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। रीति के आधार पर और शैली के आधार पर भी हमने ये बताया था कि दो भेद हैं, उसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य के तीन भेद हैं, कौन कौन से? खंड काव्य, महाकाव्य और आख्यानक, गीतिका। और मुक्तक काव्य जो है उसके दो हैं, गेय मुक्तक और पाठ मुक्तक। झूरी के साले का नाम क्या था? गया था। जो गया उनके बैलों को, हीरा और मोती को लेके गया था। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? तो उसको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे हम किसी अपनी बात को पहुंचाना है तो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगी। भाषा के माध्यम से दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। विनिमय में लेन देन होगा, है ना, अपनी बातों को पहुंचाना, उनकी बातों को समझना, ये भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैलायाचल बहुत फेमस रचना है, इसको सभी बच्चे पता होना चाहिए। कवि रसखान बार बार जन्म लेना चाहते हैं ब्रज गोकुल के गांव में। ये शायद इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो अपने लाइनों में ही लिखते हैं, मानुष हो तो वही सिखाने बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वालन तो गोलाओं के बीच में जन्म लेना चाहते हैं और ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। खालिस्तान है, सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, ब्रज गोकुल वाला हो जाएगा। कविता का शाब्दिक अनुशासन है, जहाँ शब्दों को सीमा रहेगी उसको क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। अर्थालंकारों में चमत्कार काहे कारण होता है? अर्थ के कारण। तीनों प्रकार हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार तीन प्रकार होते हैं, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार। तीन प्रकार में से ये अर्थ वाला है, जहाँ अर्थ के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार कहलाता है, और शब्द से जहाँ होगा वह शब्द अलंकार कहलाएगा। महादेवी वर्मा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? उनके बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, इस पात्रों की संख्या भी हाल ही में गिने हैं। ब्लास में रतन जी मक्खन लेके आते हैं, बाबूजी मक्खन, तो वही वाला पाठ का है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कबीर समाज सुधारक थे, सही बात है। पाखंडवाद का विरोध, बाह्यडंबरों का विरोध इन्होंने किया है, और इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि समाज को सुधारने के लिए सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है, और जो बीजक है इनकी बहुत फेमस रचना है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इसमें 35 दिया हुआ तो दूसरा असत्य हो जाएगा। मंगोलों का मुहलाल होता है, ये सत्य है, ये पाठ को पढ़ते समय मिला था। कहानी जो गद्य की गौण विधा में आती है, गौण विधा नहीं बेटा, ये क्या है? ये मुख्य विधाएं हैं। कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, इनके तत्व याद करने का भी ट्रिक था, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्य विधा है, इसके तत्व याद करने के लिए इसके अपने ट्रिक भी बताई थी कि कपास दे भाव, तो इनके 6 तत्व होते हैं, उस ट्रिक से इसको सभी का तत्व इनके आसानी से याद हो जाते हैं। भूपति में उपसर्ग ती जो होता है लास्ट में लगा हुआ है तो प्रत्यय कहलाएगा, भू उपसर्ग कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन, ये सत्य है। क्या नाम क्या था? चित्रा था। ललद्यत क्या थी? एक कहाँ की कवियत्री? कश्मीर की कवियत्री हैं। इस पाठ को पहले पढ़े हैं, वाक नामक पाठ जो इन्होंने लिखा है उस पाठ की हैं, तो कौन सी है? ये हो जाएंगी कश्मीर की कवियत्री हो जाएंगी। दूसरे सवैया, सवैया एक प्रकार का वर्णों की गणना होती है, हमने लिखवाया है उसको उदाहरण में। पुरतै निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय मग में डगुदय फिर बूझत चलनो अब केती की पर्ण कुटी करी हाँ की तो सवैया जो है ये एक प्रकार का वार्णिक छंद होता है। आग का तत्सम, आग जो है तद्भव है, आग को संस्कृत में तत्सम मीन्स क्या कहा गया था? संस्कृत भाषा से जो कहते हैं हिंदी में ले लिए गए हैं वो। जैसे आग का क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। हरिशंकर परसाई क्या लिखते हैं? हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन खिले भूत के पांव पीछे, तो ये सभी चीजें इनकी एक प्रकार की व्यंग है। हरिशंकर परसाई अपने पाठ शामिल है, क्यों? कौन से? प्रेमचंद के फटे जूते से, तो हरिशंकर की रचना है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में जो भी दिया है इसको देखते हैं, सुरपति। सुरपति जो है इनका जोड़ी हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। बागलकोट एक प्रकार का कर्नाटक का छोटा सा कस्बा, इस पाठ को पढ़ते समय मिला था। अगली देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखना था। गांव में मेहमान, गांव में शहरी मेहमान, जो मेहमान अर्थात दामाद की तरह सज धक कर कौन आया था? सभी को पता है, मेघ आए पाठ से लिया गया, जिस पाठ के लिए कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रबंध काव्य के भेद,
इस प्रबंध के काव्य के 3 भेद होते हैं, एक तो खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा आख्यानक गीतिका। अब मुक्तक काव्य के अगर पूछता है तो 2 है ना, उसमें कौन कौन से हो जाएंगे 2, एक तो गेय मुक्तक, एक पाठ मुक्तक हो जाएगा। श्यामाचरण दुबे ने तो कानपुर से इन्होंने क्या किया था, पीएचडी की उपाधि की थी। रचना के आधार पर मैं बता चुका हूँ, रचना, रचना में 3 शब्द हैं, तीनों में से याद करेंगे तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। मृदुला गर्ग वाला पाठ पढ़ते समय इसको देखा था, उसकी दादी ने यह मन्नत मांगी थी कि जो भी पहली संतान हो वह पुत्री हो, लड़की के रूप में पहली संतान होनी चाहिए। इस जल प्रलय पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, अब भी 2 नंबर वाले प्रश्न इनको अच्छे से लिखेंगे। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, कालक्रमों के नाम लिखिए। पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। पहले को तो आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरे को भक्ति काल जिसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है, तीसरा रीतिकाल जिसको श्रृंगार काल कहा जाता है, चौथा आधुनिक काल। इनके कालक्रम में लिखना है संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। ये चारों भागों को विभाजित करके लिख देना, पूरे नंबर अंक प्राप्त हो जाएंगे। नई कविता की 2 कवियों का नाम ये लिखवा चुका हूँ, उनकी रचना का नाम भी लिख दोगे। सुमित्रा नंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी की, इनकी भी 2 भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखनी है, ये सभी लिखे हैं। कवि ने मरकज दिव्य सा खुले गांव क्यों कहा, ये परिभाषा घर में लिखने का प्रयास करना है अपने को, रफ में लिख करके उसको जचवा लेंगे। कविता किस शासन की तुलना गामतम के प्रभाव से की गई है, ये सबके शासन उसमें स्पष्ट रूप से कैदी और कोकिला वाले पाठ से लिया गया है। लता ने बादल रूपी मैदान को किस तरह से देखा, ये पता है ना, वो नई नवविवाहिता का वर्णन करते हुए किवाड़ की ओर से उसने देखा था। इसके पश्चात तक ये सवैये छंद का परिभाषा लिखिए। देखिए ये एक प्रकार का वाणिज्य छंद है, ये सब लिखवाएं, 22 से 26 वर्ण होते हैं, और इसके उदाहरण वही जो हमने अभी सुना रहा था आपको, गुरुतैनिक से रघुवीरवधि, वही लिख देना। काव्य की परिभाषा है, देखिए काव्य वाली जो वीडियो था उसमें स्पष्ट रूप से 2 ही चीजें हमने बताया था। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्दम काव्यम। विश्वनाथ ने भी परिभाषा दी है, पंडित विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ जो कहते हैं कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। अब अंतर देखिए, उसमें भी स्पष्ट रूप से इसमें बहुत सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वही फंस रहे हैं। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, इस अंतर को अच्छी तरह से अपन पढ़ चुके हैं, अलंकारों को सभी को अच्छे से देख लिए हैं, इसको अच्छे से लिखना है। गद्य की मुख्य विधाएं और गौण विधाएं दोनों अच्छी तरह से लिख लिए हैं आप। गद्य की मुख्य विधाएं, नाटक एकांकी, उपन्यास, और जो भी गौण विधाएं हैं उनको विभाजन करने के बाद रेखाचित, संस्मरण, रिपोर्तार्ज, ये तो इस प्रकार की गौण विधाएं हैं जो बाद में आई हैं। व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखना है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखे जाने वाले जो विधाएं होती हैं उसको आप प्रेमचंद की फटेजूतो जब पढ़े हैं, हरिशंकर परसाई ने कितनी तरह से लिखा, उसका सामान्य परिचय अपने से बना के लिखना है, इसमें रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुंशी प्रेमचंद महादेवी वर्मा की कोई 2 रचना लिखते हुए उनके साहित्य में स्थान लिखिए। तो देखिए 2 रचनाएं प्रेमचंद जी की बहुत है, गमन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, जो भी रचनाएं तुम्हें याद आ जाएं उन्हें अच्छे से लिख देना है। महादेवी वर्मा जी की भी लिख सकते हैं कोई भी, और 2 रचनाएं उनको साहित्य में स्थान, इनका हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है, सर्वोत्तम स्थान है, किसी भी लेखक या कवि का आएगा उसमें सब यही शब्द लिख देना है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी। 2 बैलों पठक, ये अच्छे से 2 बैलों की कथा अच्छे से पढ़ चुके हैं, और किस प्रकार, क्योंकि एक खाना नहीं खाता था अगर एक दूसरे को मारपीट हो जाती थी। इस प्रकार कांजी हाउस में भी एक जब भाग जाता है हीरा तो मोती वहाँ पास रुका रहता है, नहीं जाता है कि तुम अगर जा रहे हो। किसान पकड़ने के बाद भी किसानों को दोनों एक दूसरे को खींचतानी करने के बाद भी वो किसान को ही दूर भगा देते हैं। लेखक राहुल संस्कृत्यायन ने डाकू से बचने के लिए कौन से साधन अपनाए थे, तो ये साधन पाठ को पढ़ते समय वहाँ मिला था, क्योंकि वहाँ पास बंदूक लेके चलना पड़ता था। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक कैसे बने, लिखिए। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक थे क्योंकि बचपन में उन्हें एक नीले रंग की गौरैया को, किसको, नीले कलर वाली जो नीलकंठ होता है, नीले कलर की गौरैया को उन्होंने मार दिया था, तब से उन्होंने पक्षियों के प्रति प्रेम हो गया था। लास्ट पास में पढ़ गए। लेखिका महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया, ये अच्छे से पढ़ चुके हैं, सभी को ये बन जाएगा। फूले ने समाना, मानो अत्यधिक प्रसन्न होना, ईद का चांद होना, बहुत प्यारा होना, ये सबसे बन जाएगा, इसको वाक्य में प्रयोग करना। संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए, बहुत सरल है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके प्रकार 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। जब भी वहाँ राजनगर में बाढ़ आई थी, इस जल प्रलय पाठ को पढ़ते समय इसको ध्यान रखा था। आवश्यक दवाएं होनी चाहिए, जीवन रक्षक कवच होना चाहिए, वो जो अपन पढ़ते हैं कोट होती है जिसमें अपन डूबते नहीं हैं, वो वाली जरूरत की सामग्री होनी चाहिए, और आवश्यक खाने की सामग्री भी होनी चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों का नाम लिखिए, जो भी मित्रों का नाम वहाँ पाठ में आए उनको नोट कर लेंगे। अब देखिए काव्यांश का आगे संदर्भ प्रसंग
व्याख्या। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। हस्ती चढ़ी है ज्ञानी को शार्दुल चढ़ार, पहले ही पाठ कहा गया है। इसको कहा कि पहले पाठ अच्छे से पढ़ना और रसखान जी की सवैये अच्छे से पढ़ के ही जाना है। इन्हीं पाठ में से एक सालाना में आएगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को आएगी। संदर्भ उन्हीं पाठ से किस पाठ से लिया गया है ना। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है तुम लोगों को क्षितिज लग रही, क्षितिज के है ना कि साखिया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। मानुस तो वही रसखान, यहाँ देखिए पाठ में लिख भी दिया है कि रसखान जी इस पाठ के सवैया नामक पाठ से लिएगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं, पहले पाठ का अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो उसको बन जाएगा। फिर इसके बाद गद्यांश के देखिए, गद्यांश में भी आया पाठ का, दो बैलों को लिख दिया, शुरू में ही लिखते दो बैलों का एक ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। दो बैलों को जैसे ही नाम आ गया समझ जाइए प्रेमचंद जी के पाठ का आया हुआ है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, उस जमाने में जूते, जूता शब्द ही आते ही समझ जाइए कि प्रेमचंद के फटे जूते नाम से लिया गया है। तो ये प्रेमचंद जी है, इसके हरिशंकर परसाई है, प्रेमचंद के फटे जूता से पाठ से अवतरित हैं और इसको भावार्थ अपने से बना के व्याख्या कर देनी है। यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखना था, एक आधे पेज में कम से कम इसको अच्छे से बना के लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, यह कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने बड़े भाई से संवाद, बड़ा भाई और छोटा भाई करके दोनों व्यक्तियों के बीच बातचीत आप कर सकते हैं कि भविष्य में मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, जो भी, तो उसकी बातचीत समान रूप से करेंगे। अभी मैं पढ़ने के बाद ये कौन सी विषय लेंगे, भाई से समान बातचीत, ये बनना है मुझे, तो समान बातचीत आसानी से लिख सकते हैं। यह नहीं बनता तो अनुच्छेद समान रूपी यातायात के कौन से नियम है, किस दिशा से चलने चाहिए, लाल बत्ती का मतलब, पीली बत्ती, हरी बत्ती का मतलब, ये सब समझाते हुए एक अनुच्छेद बता देना है, आसानी से बन जाएगा। तुम लोगों से कोशिश करोगे तो बन जाएगा। अब ये पाठ को अच्छे से पढ़ोगे, इनके सारे प्रश्न बन जाएंगे। समय किसका मित्र है, ये पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है तभी बन पाएगा। और देखिए अपने प्राचार्य को स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इसको बचपन से अपन देख रहे हैं, कई बार देख चुके हैं, इसको अच्छे से करना है तो ये बन जाएगा। आवेदन पत्र करने की वीडियो अलग से हमने बनाया था। निबंध किस प्रकार, रूपरेखा सहित सार्वजनिक निबंध लिखना है और समय सीमाओं का ध्यान रखते हुए, और अपने को क्या करना है कि रूपरेखा आवश्यक रूप से ही बनानी है। ये सभी प्रश्न कर लेंगे, 5 का 5 अगर हमसे लिखते बनने लगे तो सालाना इन्हीं में से कोई एक रिपीट हो जाएगा और हमसे बन जाएगा लिखते। रूपरेखा बनाना बहुत ही आवश्यक है।